नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ सॉल्यूशन पे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार झारखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि मार्च 25 तक है। आप लोग अपना फॉर्म भी भर दिए होंगे। मेन बड़ी बात है, फॉर्म भर दिए होंगे, ठीक है। आप सभी झारखंड से अगर बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना ज़रूरी था। और इसमें 100 अंक के मार्क्स का एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहता है जिसमें कम पैसा, समय का बद्धता सब सही रहता है, कोई अपना नियरेस्ट कॉलेज में जाना चाहता है, मन पसंदीदा कॉलेज में जाना चाहता है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर लाना हो। और उस अच्छा नंबर के लिए आपको थोड़ा बहुत मॉडल सेट क्वेश्चन देख लेना चाहिए, या फिर पीवाईक्यू देख लेना चाहिए। तो उसी को लेकर के आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, आप लोग का सिलेबस है 50 मार्क्स का जो है लैंग्वेज पेपर है, 40 मार्क का जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है। यहीं पर क्वेश्चन जो है अधिक आता है, और ये आपको सीटेट में भी काम आ जाएगा। सीटेट में भी ये आपको काम आ जाएगा। अगर इस पर कमांड कर लिए तो ये आपको सीटेट में भी काम करेगा। सीटेट में काम क्यों करेगा? क्योंकि इसी से सिलेबस मिलता जुलता है। इसका सिलेबस जो है मिलता जुलता है, इसके कारण ये सीटेट में भी आप काम करेगा। अब बात करते हैं तो इसकी रीजनिंग तो 30 मार्क्स, तो एक पहले हम लोग 2-3 को देख लेंगे पीवाईक्यू, उसके बाद फिर सिर्फ हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए देखेंगे। बहुत लोग तो इसके लिए आपसे पैसा ले रहे होंगे, 199, 299, 500। इस चैनल पे लगभग फ्री में आपको मिलेगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए, अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र का सर्वांगीण विकास, कहला ज्ञान का संचार। तो ज्ञान का संचार तो है ही, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं है। ज्ञान का संचार तो है ही, ज्ञान तो संचार होता ही है उसमें, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। छात्र का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब क्या होता है जी? चारों दिशाओं में विकास। चारों दिशा नहीं, बहुदिशा बोलते। चार ही थोड़ी ना दिशा होता है, बहुत दिशा। बहुत दिशा में विकास। अब बहुत दिशा क्या क्या हो सकता है? तो बहुत दिशाएं हो सकता है, अनुशासन हो सकता है, अनुशासन हो सकता है, बौद्धिक ज्ञान हो सकता है, सामाजिक ज्ञान हो सकता है, नैतिक ज्ञान हो सकता है, शारीरिक विकास हो सकता है। ये सब हो सकता है, लिख लीजिए। बौद्धिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, ये सब सारी चीजें जो है, शारीरिक, अनुशासन, अनुशासन, ये सब जो है सर्वांगीण विकास में आते हैं। तो छात्र का सर्वांगीण विकास हो, परीक्षा में अच्छा अंक के लिए नहीं, ये तो होना ही है, लेकिन अंक आए या नहीं है, बच्चा अच्छा से होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ये सब सर्वांगीण विकास शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? कठोर अनुशासन? नहीं भाई, कठोर अनुशासन तो सेना में होता है। कठोर अनुशासन की अगर बात करेगा तो ये तो सेना में होता है। विषय ज्ञान की अगर बात करेगा, ये विषय ज्ञान, तो हाँ विषय ज्ञान होता है, लेकिन महत्वपूर्ण विशेषता आपसे पूछा जा रहा है सहानुभूति और समझ। सहानुभूति और समझ, ये बात एकदम सही है। क्यों सही है सहानुभूति और समझ? क्योंकि देखिए,
टीचर जो होते हैं एक गार्जियन के तौर पे काम करते हैं। अच्छे शिक्षक जो होते हैं बच्चा लोग से अच्छा से मिल करके रहते हैं, उसकी हर एक समस्या पर बात करते हैं, उसकी हर एक समस्या पर बात करते हैं, हर एक समस्या पर बात करते हैं, न कि एक समस्या। ठीक है, ये बात तो आप लोग समझ गए। अब बात रहा कि इसमें सहानुभूति में क्या क्या भावनाओं को समझते हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्या को समझते हैं, तो इसीलिए सहानुभूति को बात कहा जाता है। एक शिक्षक जो है सहानुभूति भी देता है। चलिए अगला का जरा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि यदि कक्षा में छात्र ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए? बिल्कुल नहीं, डांटने से वो आपसे दूर हो जाएगा। पढ़ना बंद कर देना, पढ़ाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, इससे आपका वेतन भी रुक सकता है। शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। 1 नंबर की ये बात कर रहा है। शिक्षण विधि में परिवर्तन करने से क्या होता है कि आप जो है उनमें रुचि डेवलप कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? रुचि, उनका पसंद बढ़ा पाते हैं, पसंद। तो इसमें क्या कर सकते हैं? आप क्रियाकलाप करवा सकते हैं, क्रियाकलाप, प्रयोगशाला ले जा सकते हैं, प्रयोगशाला, चित्रण करा सकते हैं, कुछ जोक, मनपसंद कहानियां, ये सब करा करके क्या शिक्षण विधि में परिवर्तन करके बच्चा को पहले अट्रैक्टिव कर ले, ताकि बच्चा जो है आपकी बात को सुने। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में जस्ट लाइक आप शिक्षक हो जाइए, जस्ट लाइक कोई बच्चा आपके पास बैठा हो, उसको देख करके अगर बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार किससे संबंधित है? शिक्षा का मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक मतलब क्या होता है जी? साइकोलॉजी, मानव का विज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो इसके बारे में बोल रहा है कि शिक्षा का मनोविज्ञान आधार किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम से, विद्यार्थी का व्यवहार से। हाँ, क्योंकि देखिए शिक्षा जो है 2 चीज से मिलकर के बना है। पहला जो है शिक्षक, पहला शिक्षक और दूसरा छात्र। ठीक है, दूसरा छात्र। तो ये छात्र ही, इसी का तो व्यवहार का अध्ययन करना है, इसी को तो खुश रखना है, इसी को तो ज्ञान देना है, इसी को तो अनुशासित करना है, इसी को तो समाज के प्रति दायित्व बनाना है, दायित्व। तो ये बात हो गया। तो विद्यार्थी के व्यवहार को हम लोग, शिक्षा का मनोविज्ञान का आधार जो है विद्यार्थी का व्यवहार, ये बात होना जरूरी है। आधार मतलब बेस होता है, जो कि शिक्षा 2 चीज पे टिका ही है। एक शिक्षक, तो शिक्षा बात कर रहा है तो छात्र का ही बात करेगा, शिक्षक तो बस वर्कर हो गया। चलिए अगला कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम मतलब शिक्षा सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, परीक्षा। देखिए शिक्षण अधिगम में, शिक्षण सीखने में या शिक्षण पूरे विभाग में 2 ही चीज, एक शिक्षक एक विद्यार्थी मुख्य होते हैं। तो प्रक्रिया महत्वपूर्ण कौन है? तो विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या पढ़ाएंगे? बेंच को पढ़ाएंगे, चौक को पढ़ाएंगे, पुस्तक को पढ़ाएंगे, ये सब भी है सहायक सामग्री, लेकिन मुख्य जो है विद्यार्थी होना चाहिए। विद्यार्थी है तभी स्कूल और शिक्षा जगत है। सपोज स्कूल रहेगा, सब कुछ रहेगा, विद्यार्थी ही नहीं रहेगा तो क्या वो स्कूल की मान्यता रह पाएगी? क्या वो स्कूल रह पाएगा? इसीलिए शिक्षा परिणाम सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? विद्यार्थी। महत्वपूर्ण तत्व नहीं कह के घटक कह देता कि सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो भी विद्यार्थी। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन करा ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? देखिए ब्लूम जो थे एक शिक्षा सारथी थे, मतलब कि शिक्षक का कैसे कैसे देना चाहिए, शिक्षक
कैसे कैसे उद्देश्य होना चाहिए, कितना लोगों को देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, ये सब के बारे में एक ब्लूम जो थे वर्गीकरण किए थे। इनका उद्देश्य था क्या, तो शिक्षण विधि का अधिगम मतलब क्या होता है जी, कि ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आते हैं। तो इस सब अधिगम में क्या क्या आ जाएगा, अधिगम में क्या क्या आ जाएगा, तो अधिगम में ज्ञान आ जाएगा, समझ आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, समझ आ जाएगा, अनुप्रयोग आ जाएगा, अनुप्रयोग आ जाएगा, विश्लेषण आ जाएगा, विश्लेषण आ जाएगा, संश्लेषण आ जाएगा, संश्लेषण आ जाएगा, मूल्यांकन आ जाएगा, मूल्यांकन आ जाएगा। ये सारी चीजें अधिगम के अंदर आ जाता। तो ब्लूम जो है 3 भागों में इन्होंने बांटा था, 3 भाग में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अधिगम के उद्देश्य को ये बात कहे थे कि अधिगम के उद्देश्य होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है। माइक्रो टीचिंग जो होता है शिक्षकों के लिए हो जाता है। प्रशिक्षुक जो होते हैं, प्रशिक्षुक, प्रशिक्षुक मतलब क्या, जब आप बीएड कीजिएगा या डीएलएड कीजिएगा तो पहला सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में 1 मंथ के लिए आपको स्कूल में पढ़ाने जाना होगा, 1 मंथ के लिए। और लास्ट वाला सेमेस्टर में आपको 4 मंथ के लिए जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी क्रम में आपको स्कूल या कॉलेज से माइक्रो टीचिंग कराया जाएगा। माइक्रो टीचिंग जो है 6 से 10 मिनट तक का होता है। इसमें आपका अवलोकन करते हैं शिक्षक। अवलोकन शिक्षक मतलब कि वहाँ पर जो प्रोफेसर होंगे वो लोग अवलोकन करेंगे। तो किसके लिए है, शिक्षक प्रशिक्षण, इसी को बोलते हैं माइक्रो टीचिंग, ठीक है ना। उसमें सब कुछ देखा जाता है कि अच्छा से आप पढ़ा पाइएगा कि नहीं पढ़ा पाइएगा, नहीं तो बहुत लोग जाते हैं वहाँ पढ़ा ही नहीं पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। कक्षा में विविधता का अर्थ क्या है। कक्षा में विविधता, विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी। जैसे एक चीज मान लीजिए एगो भारत है, तो ये भारत है, ये भारत है। तो भारत में बहुत सारा विविधता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई तटीय। तो चलिए 10 क्वेश्चन पहले बता चुका था, ये है 11वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का। क्या कह रहा है जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि जानते हैं सीसीई का व्यापक मूल्यांकन क्या होगा जी, कि इसी को बोलते हैं लगातार प्रगति का मूल्यांकन करना। इसी को लगातार, सतत एवं व्यापक मतलब लगातार, लगातार प्रगति का मूल्यांकन करना, प्रगति का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। ये बात समझ में आया। तो इकर केवल अंतरिम परीक्षा तक नहीं भाई, केवल अंतिम परीक्षा लेना इसका उद्देश्य नहीं है। निरंतर मूल्यांकन करना, हाँ निरंतर मतलब लगातार आपका मूल्यांकन करते रहेगा। किसका किसका, जो छात्र होंगे। और छात्र जो है हमेशा सब कोई रहता है, हमेशा, क्योंकि छात्र का मतलब क्या है, सीखना। और सीखना जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है साथियों। तो इसलिए ये हम लोग कह सकते हैं कि सतत विकास में जो है इसका भागीदार क्या हम लोग करते हैं, निरंतर मूल्यांकन करते हैं, निरंतर मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि शिक्षा का सामाजिक
सामाजिकरण से क्या संबंध है? तो देखिए, सामाजिकरण मतलब क्या है? कि शिक्षा ही तो समाज को बताता है। शिक्षा जो है समाज को बनाता है। शिक्षा है तो धर्म हुआ, शिक्षा है तो अधर्म हुआ, क्योंकि उसी से पता चलेगा उसको अधर्म करना। शिक्षा है तो से संस्कृति बनी, कुरीतियां उत्पन्न हुआ। ये सब सारा चीज शिक्षा से ही बनता है। और समाज, समाज शिक्षा से बनता है। समाज मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि समाज किसको कहते हैं? तो समाज जो है समय समय पर सामाजिक मूल्यों को एक विशेष प्रकार से ढालता है, जिसे हम लोग नियम कह सकते हैं। नियम, मूल्य, विश्वास, प्रथा, प्रथा, संस्कृति, ये सब मिला करके समाज बनता है ना। अगर आप नियम के अधीन हैं, जैसे आप बड़े हो गए तो आपको शादी करना होगा, बालक हैं तो आपको सबको आदर सम्मान भाव किसी भी चीज में, किसी भी जात में, तो ये आपको कौन सिखाता है? तो शिक्षा सिखाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, बात करते हैं क्या कर रहा है कि शिक्षा का सामाजिकरण से क्या संबंध है? तो समाज से अलग करना नहीं भाई, समाज से अलग नहीं, समाज को बनाता है। शिक्षा क्या करता है? समाज को बनाता है और बेहतर बनाता है, बेहतर बनाता है, कुरीतियां को दूर करता है। सामाजिक मूल्यों का विकास करना, केवल ज्ञान देना, परीक्षा की तैयारी करना नहीं भाई। सामाजिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्य मतलब क्या होता है जी? सामाजिक मूल्य मतलब सामाजिक वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप सरकारी जॉब ले लीजिएगा या सरकारी कॉलेज में पढ़िएगा, सरकारी कॉलेज में, तो आपका सामाजिक वैल्यू क्या हो जाएगा? सरकारी कॉलेज में अगर पढ़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक वैल्यू बढ़ जाएगा, तो उसका विकास होगा। तो उससे कैसे आएगा? शिक्षा से आएगा। और शिक्षा कब होगा? जब आप कंटिन्यू पढ़िएगा यूथ सॉल्यूशन पे, तो आपको शिक्षा मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या कह रहा है। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में के क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से बना ले रहे होंगे, उसके लिए तो दिक्कत नहीं है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन जरा सा सोचिए और बनाइए जल्दी से। क्या कह रहा है? कैट के लिए 24 है। कैट के लिए क्या है? 24 है। तो देखिए CAT क्या होता है जी? 3 + 1 प्लस ऐसे कुछ करके, और टी का क्या होता है? 20। तो इस सब को जोड़ करके 24 है, तो इधर भी जोड़ लीजिए। 4 + 15 प्लस जी कितना पर? अगर किसी को याद नहीं है, अगर किसी को याद नहीं है कि कौन कितना पर होता है, तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं। ई जो TY, इस 5 10 15 20 25। अब देखिए डी कहाँ है? ई से पहले ABCD, तो 4 हो गया। ओ कहाँ है? तो 15। जी कहाँ? EFG मतलब 5 6 7, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 7। 15 5 20 और 6 26, 26 होना चाहिए। आंसर हो गया। ऐसा ही, बस इतना ही हल्का रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या कर रहा है? श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला है दो, देखिए 2 के बाद 6 है, तो कितना जुड़ रहा है? यहाँ पर 4 जुड़ा है, यहाँ पे 6 जुटा है, यहाँ पे 8 जुटा है, तो मैंने 2 के गैप कर करके जुट रहा है ना। तो आपके 10 जुटेगा तो ये हो जाएगा 30। बात खत्म। 2 2 जुट रहा था यहाँ पे, देखिए 4 6 मतलब 2 2 जुट रहा था, +2 +2 +2, तो 10 जोड़ दिए। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। करें, यदि सभी गुलाब फूल है, सभी गुलाब जो है, देखिए सभी गुलाब क्या है? फूल है। तो पहले देखिए सभी गुलाब ये है, ठीक है, पहले एगो बना लीजिए। सभी गुलाब जो है फूल है, तो मतलब फूल बड़ा हो गया, ये फूल हो गया। अब इसी में गुलाब है, गुलाब हो गया। अब कह रहा है और कुछ फूल लाल है, कुछ फूल लाल है, ये लाल, इससे इधर से भी लाल हो सकता है, लाल। तो इसमें देखिएगा तो कुछ गुलाब भी लाल हो सकते हैं, कुछ फूल भी लाल हो सकते हैं। कुछ फूल लाल हैं यहाँ पे, कुछ लाल फूल हैं। सभी गुलाब लाल हैं, ये तो बात गलत है भाई। सभी कैसे? कुछ होता है। देख नहीं रहे हैं डायग्राम? अगर देखें तो यहाँ देखें हम लोग की फूल है, क्या है बाबू? फूल। थोड़ा सा मार्कर के कम करते हैं। ठीक है, तो ये है फूल। अब
फूल में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग का क्या है, गुलाब। सभी गुलाब ना, गुलाब बीच में है, गुलाब बीच में है। एक बार इसको समझ लीजिए, फिर बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसके लिए अलग से मार्क बहुत लोग समझाता है। जैसे देखिए ये क्या है, हम लोग का फूल है। कह ये रहा था कि सभी, देखिए यदि सभी गुलाब फूल हैं मतलब फूल बड़ा होगा। अब इसमें जो है गुलाब है, इसमें गुलाब है। अब इसी में कह रहा है कुछ फूल लाल है, कुछ फूल लाल है, ये हो गया। तो लाल इधर भी हो सकता है, इसके साथ भी आ सकता है लाल, लाल इसके साथ भी आ सकता है लाल। तो यहाँ से देखेंगे तो कुछ कुछ के रिलेशन, यहाँ भी देखेंगे तो कुछ के रिलेशन, माने कुछ लाल फूल हैं, कुछ फूल लाल हैं। तो ये देखिए कह रहा है सभी गुलाब, तो सभी वाला तो काट दीजिए। कह रहा है कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं, कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं, बात सही है। कोई गुलाब लाल नहीं होगा, ये बात गलत है। कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं क्योंकि कुछ लाल भी है। ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये वाला हो गया हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ये बी हो गया है, बी सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, मतलब ये बड़ा है, सी बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है, बी सी से छोटा है। पहले देखिए ए बी से बड़ा है, ए बड़ा हो गया। अब बी जो है सी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, ओ सॉरी, बी सी से बड़ा है, तो बी बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ा ए हो गया आंसर। फिर से देख लीजिए, ए बड़ा है बी से, ठीक है, बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से, आंसर ऐसे ही मार लिया जाता है। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि 3 27, तो 3 का क्यूब है ये, तो इधर 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 को 16, 16 के 64 आंसर। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए टीचर में कितने अक्षर वर्णमाला क्रम में सही स्थान पर, इसको 2 तरीका से बनाया जाता है। पहला तरीका तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 5 गो के बाद ही है ना, 5वां कलम पे, तो ये हम लोग कह सकते हैं। दूसरा कि ऐसे गिना जाता है कि टी के बाद देखिए आगे क्या है, तो टी के बाद यू भी सब तो नहीं है, ई एफ जी है, देखिए ई एफ जी एच, ये सही क्रम पर है कि नहीं। ई यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ई एफ जी एच, एच सही स्थान पे है, तो ये भी एक आ रहा है, तो ये एक हो गया। अब आगे कोई नहीं आएगा, तो ये हो गया आंसर एक। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग। अगला का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है कि परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है। परिश्रम का आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है ना। बहुत बड़ा शब्द तो नहीं पूछ लिया है, हिंदी में भी कुछ कुछ पूछता है, इसलिए आपको अब बकाना नहीं है, हिंदी का भी जवाब देना है। तो परिश्रम का क्या होगा जी, मेहनत। परिश्रम का मेहनत कह सकते हैं, उसका मतलब होता है। अब विलोम इसका अगर देखा जाएगा तो आलस हो जाएगा, विलोम इसका क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा। परिश्रम का समानार्थी अगर देखा जाएगा तो मेहनत, मेहनती, ये सब। प्रयास का अप्रयास, कभी प्रयास नहीं किए। श्रम का वही श्रम मतलब मेहनत कर रहे हैं तो कमचोर कह सकते हैं। कार्य का कुछ नहीं। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा जल्दी से। क्या करें, सही वर्तनी चुनिए। सही वर्तनी मतलब कि सही से कौन लिखा है, तो दृष्टि तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि दृष्टि आईएएस जो है ऐसे लिखाता है। दृष्टि आईएएस कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है, तो ये हम लोग का दृष्टि आईएएस, ठीक है। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। कह रहा है 21, ऑनेस्ट का सही विलोम क्या है। ऑनेस्ट का सही विलोम आपसे पूछा है। सही मतलब ऑनेस्ट का क्या है, एक तरह से पूछा है, विलोम मतलब एंटोनिम, लॉयल, डिसऑनेस्ट, फेथफुली, ये सब आपसे पूछा है। तो डिसऑनेस्ट,
डिसऑनेस्ट होता है। फेथफुली मतलब तो विश्वासी पात्र होता है। अपोसाइट मतलब इसका डिसऑनेस्ट, इसका उल्टा अगर कह सकते हैं तो ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट हो गया अपोजिट। लॉयल मतलब विश्वास पात्र, फेथफुली मतलब विश्वासी, पोलाइट मतलब नॉर्मल, ये सब कभी कभी पूछता है। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संज्ञा है, संज्ञा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो सब कोई जानते होंगे। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें कह रहा है दौड़ना, देखिए जिसमें भी ना लगा रहता है, ना धातु, ना धातु, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, क्रिया। अब हंसना, बोलना, चलना, खाना, पीना, दौड़ना, ये सब क्रिया। लेकिन देखिए सुंदर, विद्यालय, सुंदर क्या है, विशेषता है। ये क्या बतला रहा है, विशेषता। ये क्या बतला रहा है, विशेषता। विद्यालय बता रहा है क्या है, संज्ञा। अब इसमें भी संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं। अगर कोई गर्ल्स हाई स्कूल रहता, रामचंद्र सिंह विद्यालय रहता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन ये समूहवाचक, सभी को बता रहा, समूहवाचक संज्ञा। और जल्दी जल्दी, तो ये क्या है, विशेषता में भी बोल सकते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गया। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा, आप ही लोग को देना है। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम मतलब सेम नाम ऑफ रेपिड। रेपिड का आपसे साइनोनिम पूछा। रेपिड का क्या होता है, फास्ट। रेपिड का क्या होता है, फास्ट। रेपिड का फास्ट क्यों है भाई, रेपिड का फास्ट क्यों है, क्योंकि रेपिड मतलब रेपिड फायर सुने होंगे। तो स्लो का क्या हो जाएगा, सेम। साइनोनिम पूछ रहा है, सेम सेम। तो स्लो का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। वीक का कमजोर। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ये हो गया फास्ट। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। कह रहा है जल का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। अग्नि तो आग का है, ये क्या है, आग का। वायु हवा का, नीर, धरा जो है धरती का, वसुंधरा, धरा, ये तो नीर हो गया किसका, जल का। नीर पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द से अनेक शब्द कह सकते हैं, तो उसका 5-6 गो शब्द आ जाए, तो ये हो गया पर्यायवाची शब्द। अब अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा झारखंड की राजधानी क्या है, तो सब कोई जानता है। झारखंड की रांची और उपरांची, उप राजधानी या औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, ये औद्योगिक राजधानी या उप राजधानी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब अगला पर बात हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो सब कुछ जानते हैं कि भारत का संविधान जो है हितत द्वारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बना था कह सकते हैं कब, 25 नवंबर को, 25 नवंबर 1946 को ही। चलिए 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। 2 अक्टूबर 1950 को ऐसा कुछ नहीं था। 15 क्या हो गया जी, इस दिन आज़ादी मिल गई थी। चलिए ये तो सबको जानता है। तो ये हम लोग का ये वाला आंसर हो गया। चलिए अगला का जरा जवाब दीजिएगा जल्दी से। क्या कह रहा है आपसे कि चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है, चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है। चंद्रयान 3 सब कोई जानता है। वैसे भी चंद्रयान मिशन के बारे में पूरा ऐप पर बताया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। और विशेष जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं।
तो ये हो गया। चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है? तो चंद्रयान 3 जो है भारत का मिशन है। कहा गया। चंद्रयान 3 के बारे में सबको जानते हैं कि कब लॉन्च हुआ था। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा जल्दी से। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो सबको पता है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000। चलिए अगला जवाब दीजिएगा। कह रहा भारत का राष्ट्रीय पशु, तो सबको जानता है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, शेर नहीं बाबू। और झारखंड का राष्ट्रीय पशु अगर कहेगा तो हाथी। अगला का जवाब दीजिएगा। सूर्य किस प्रकार का तारा है? लाल दानव, श्वेत, मध्य आकार का तारा, न्यूट्रॉन तारा। तो आप लोग सब कुछ जानते हो। ये जो है मध्य आकार का तारा है। न्यूट्रॉनो तारा मतलब बहुत तेजी से घूमने वाले तारे, इसको बोलते हैं बहुत तेजी से घूमने वाले तारे। तेजी से घूमने वाले। ठीक है। अच्छा, श्वेत और बौना। श्वेत बौना जो खत्म हो जाते हैं तारे, श्वेत बौना उसको बोलते हैं। लाल दानव तारा का अंतिम समय, तारा का अंतिम दिन, अंतिम समय काल। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग। कर बालक के समग्र विकास का सिद्धांत इस पर आधारित है। फिर आ गया ना, ये मेन है, हम लोग को इसी पर फोकस करना है। तो ये कह रहा है बालक के समग्र विकास का सिद्धांत किस पर आधारित? बालक का समग्र सिद्धांत जो है शारीरिक विकास पर नहीं भाई। सिर्फ शारीरिक विकास होने से बालक का विकास नहीं हो जाएगा। मानसिक विकास पर नहीं, अगर तेज भी हो गया और शरीर बौना रह गया तो भी नहीं माना जाएगा विकास। विकास का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब सभी दिशाओं में विकास, सभी चीजों में, सभी चीजों में विकास। मतलब समझे? सभी चीजों के विकास मतलब क्या हो? सभी चीजों के विकास का मतलब क्या कि शरीर में भी, बुद्धि में भी, सामाजिक ज्ञान में भी, सामाजिक ज्ञान में भी, समझ में भी, समझ में भी, आचरण और व्यवहार में भी, आचरण और व्यवहार में भी। तो ये सब मिला करके सर्वांगीण विकास कहलाता है। तो बालक का सर्वांगीण विकास इसी से हम लोग कहते हैं। चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कठोर नहीं भाई, कठोर तो किसी के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं, किसी के साथ नहीं, अगर दुश्मन के साथ भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं। क्योंकि कठोर व्यवहार करने से आप भी अंदर से कठोर होते हैं और आपका भी ब्लड जलता है, आप भी बीमार होते हैं। मित्रवत मित्रवत उदासीन निरंकुश। देखिए कितना अच्छा अच्छा। अब आपको लग रहा होगा मित्रवत रखना चाहिए, आपको लग रहा होगा उदासीन भी रखना चाहिए। तो अब इसमें टेंशन वाला बात है। उदासीन मतलब होता है दुखी मन से उदास रहना, जैसे बच्चा लोग को देख करके एकदम मुंह बना लिए। एकागो शिक्षक होता है ऐसा। निरंकुश मतलब तानाशाह टाइप के, तानाशाह, सौराएं सौराएं लगा सब कोई बच्चा लोग भागने, तो वो नहीं। तो ये मित्रवत। मित्रवत मतलब ये भी नहीं कि अब उसके साथ खेलने लग जाना है। मित्रवत मतलब क्या? उसकी समस्या को सुलझाने के भरपूर कोशिश, उसकी समस्या को सुलझाने का भरपूर कोशिश, सुलझाने का भरपूर कोशिश। जैसे आप ये करते हैं तो वो आपसे मित्रवत बन जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा।
कर अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका क्या माना जाता है? अधिगम मतलब क्या होता है? सीखने का तरीका। अधिगम मतलब क्या? सीखना। ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अधिगम का मतलब क्या होता है, तो अधिगम का मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सीखना। अधिगम का मतलब सीखना, अच्छे चीज। अच्छा चीज क्या है? अच्छा चीज तो बुरा चीज भी बच्चा लोग सीख लेता है, तो क्या वो अधिगम नहीं है? वो भी अधिगम है। तो ये सीखने की प्रक्रिया कह सकते हैं, समय के अनुकूल क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अगर व्याख्या विधि, रटने की विधि, गतिविधि आधारित अधिगम, केवल पाठ्यक्रम अधिगम। अब देखिए ये आपसे कितना अच्छा बात कह दिया कि सीखने की जो है विधि कैसा होना चाहिए। तो आप ही लोग बताइए कि गतिविधि आधारित अधिगम, रट व्याख्या विधि नहीं, व्याख्या से भूल जाता है। सिर्फ अगर मास्टर आके समझा दे, माने समझा दे तो भूल जाइएगा, रटा दे तो उसमें भी भूल जाइएगा। और गतिविधि आधारित मतलब प्रयोगशाला में ले जाकर के आपसे प्रयोग करवाए, आपको उसमें, आपको उसको करना है, आपको से करवाया जाए, मतलब बच्चा से करवाया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? गतिविधि आधारित अधिगम। अब इसी अधिगम को हम लोग अच्छा अधिगम मानते हैं, सबसे प्रभावी अधिगम होता है, वो बच्चा जल्दी नहीं भूलता है। इसी में लर्न विधि का सिद्धांत आता है कि अगर लर्न को बच्चा छू रहा है, आप कितनों समझाइएगा वो नहीं मानेगा, जब तक उसको छू के जलन नहीं हो जाएगा तब तक। जैसे ही छुआ उससे जलन हो गया तो वो नहीं छुएगा। तो ये होता है अधिगम आधारित। चलिए अगला का बात करेंगे हम लोग। करें छात्र केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? छात्र केंद्रित शिक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है बताइए? छात्र केंद्रित शिक्षा में तो छात्र ना रहेगा, छात्र को ध्यान में रख करके अगर बनाया जा रहा है। शिक्षा कभी भी आएगा तो दो चीजों से मूल करके बना हुआ है, एक है शिक्षक और दूसरा है छात्र। दूसरा है बाबू छात्र। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये घटक महत्वपूर्ण। शिक्षक तो छात्र भी बन सकता है, लेकिन ये देखिए पहले गुरुकुल में भी पढ़ाई हो जाता था, जरूरी नहीं है डस्टर टैब मोबाइल दिस डेट, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि शिक्षा जो है मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है, प्रयोगशाला भी कराया जा सकता है, समझ डेवलप कराया जा सकता है, वो भी शिक्षा, वो भी क्या है? अधिगम है। तो इसमें बात कर रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा की मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो छात्र की होती है, छात्र के ही होगा। क्यों भाई? छात्र के नहीं होगा तो किसका होगा? अभिभावक का नहीं, प्रधानाचार्य का नहीं। अभिभावक का तो काम है क्या? बालक को सिर्फ स्कूल पहुंचा देना, बालक को स्कूल पहुंचा देना, स्कूल तक ले जाना, यही काम है। अब शिक्षक का काम है उसको पढ़ाना, लेकिन मुख्य भूमिका में कौन है? सब काम किसके लिए हो रहा है? तो छात्र के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है कि अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? दंड देना। दंड देने से तो भाई बच्चा और बिगड़ जाता है, बालक क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। बालक बिगड़ करके डर उससे खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। प्रेरणा देना, इसको सुनेगा नहीं, इतना तो उसका बौद्धिक नहीं है। डर पैदा करना नहीं, कठोर नियम बनाना, लेकिन नियम भी बनाइएगा तो नहीं। प्रेरणा से, इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से क्या दे सकते हैं? प्रेरणा दे सकते हैं, मतलब उसको बोध करा सकते हैं कोई भी चीज का, बोध, ज्ञान, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साथ। जैसे ये अगर करा दीजिए, प्रेरणा दे करके, किसी के बारे में बता करके, किसी के व्याख्या करके, तो ये जो है साधन आपको काम आने वाला है। तो प्रेरणा देकर हो जाएगा, इसका बात को ध्यान में रखिएगा। डर पैदा करके तो किसी से नहीं, कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला का जवाब देंगे आप लोग। क्या कह रहा है कि शिक्षण में उदाहरण का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण में उदाहरण का प्रयोग क्यों किया जाता है? समय बिताने के लिए ये कभी होता है जी? देखिए कभी भी उदाहरण, आप शिक्षक हैं, कभी भी अगर कोई आपको शिक्षक उदाहरण दे रहा है तो आपको कभी कभी थ्योरी भूल जाता है, लेकिन उदाहरण याद रहता है। विषय को स्पष्ट करने के लिए, छात्रों को भ्रमित करने के लिए, परीक्षा के लिए, तो विषय को स्पष्ट करने के लिए
अक्सर जो है सामाजिक परिदृश्य से दिया जाता है, सामाजिक परिदृश्य से। अगर आप भारत के आदमी हैं, परिदृश्य, अगर ये यूरोप के कल्चर के हिसाब से अगर कोई व्याख्या दे, कोई उदाहरण दे तो समझ में आएगा। सामाजिक परिदृश्य क्षेत्र के हिसाब से ये उदाहरण सेट किया जाता है ताकि बालक को और अच्छा से समझ में आए और रुचि उसमें डेवलप हो। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। कक्षा में प्रश्न पूछने के क्या उद्देश्य है? छात्रों को परेशान करना? नहीं भाई, सीखा है कि नहीं ये पता कर लेना, ये तो नहीं होगा। छात्रों की समझ का आकलन करना, ये हो सकता है। समय बिताना, शोर कम करना, नहीं, ये बात है। छात्रों के समझ का आकलन करना कि जो हम समझा रहे हैं वो समझ पा रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर ये हम नहीं पूछेंगे आ रहा है कि नहीं ये जानेगा मास्टर, तब ना आगे बढ़ेगा। एक आदर्श मास्टर, अब पकलोल मास्टर है, मार आंख बंद करके पढ़ल जा रहा है, तो ये तो मतलब नहीं हुआ। चलिए अगला के बारे में देखेंगे। अगला के बारे में देखिए जरा क्या कह रहा है। चलिए कह रहा है मूल्यांकन, आपसे कह रहा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन मतलब क्या होता है जी? किसी के मूल्य को आंकना। क्या है? मूल्य को आंकना, मूल्य को आंकना, वैल्यू करना, है ना। रिजल्ट देना कर सकते हैं, रिजल्ट, परीक्षा फल, ये सब कर सकते हैं। तो ये सब क्यों जरूरी है ये पूछ रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को डराना, सीखने की प्रगति जानना, छात्रों को असफल करना, समय बिताना। तो सीखने की प्रगति जानना कि बालक जो है, जो हम लोग 3 मंथ में पढ़ाएं वो कितना समझा, कितना जाना, कितना अच्छा कर पाया, उसको जांचने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पता चला अंधेर में हम लोग बटेर ढूंढ रहे हैं, बच्चा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम मार खूब पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये बात हो गया। अगला क्वेश्चन पे जरा बताइएगा आप लोग। अरे शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान देना, समाज के लिए योग्य नागरिक बनाना, परीक्षा पास कराना, नौकरी दिलाना। देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है समाज के लिए योग्य नागरिक बनाना। योग्य नागरिक मतलब क्या? जिसमें करुणा हो, जिसमें करुणा हो, आदर्श हो, ईमानदार हो, ईमानदार हो, मौलिक कर्तव्य को जानता हो, मौलिक कर्तव्य को जानता हो, मानवता हो। ये सब जो है डेवलप करने की कोशिश किया जाता है। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य यही है। ये नहीं कि नौकरी लिए, लेकिन आज वर्तमान में यही हो गया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया है? नौकरी पाना। तभी तब करेंगे, नहीं तो जाके बिजनेस कर लेंगे। लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मौलिक और आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर करना। मौलिक ज्ञान कर सकता है, मौलिक ज्ञान। मौलिक ज्ञान से मनुष्य जो है मनुष्यता को सीखता है, मनुष्यता को प्रदान करने के लिए ये, इसलिए शिक्षा जरूरी है। नहीं तो देखते होंगे कोई पढ़ा लिखा इंसान भी है, जॉब भी अच्छा कर रहा है, अब कहीं गुटखा खा के थूक देता है, कहीं जाके दारू पी के पड़ जाता है। हम अच्छे अच्छे लोगों को देखें। तो ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं हुआ। शिक्षा का उद्देश्य है एक आदर्श, ईमानदार, करुणामय, प्रेममय आदमी का निर्माण करना, मनुष्य का निर्माण करना जो सभी चीजों को रक्षा कर सके, प्राकृतिक से लेकर के अप्राकृतिक चीजों तक का, जो संतुलन बना सके। ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। चलिए अगला का जरा जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए सजावट के लिए, विषय को स्पष्ट करने के लिए, समय बिताने के लिए, अनुशासन के लिए। अगर ब्लैक बोर्ड नहीं होगा तो अच्छा से समझा पाइएगा, जिसको श्याम पट भी बोलते हैं, श्याम पट। तो ये विषय को स्पष्ट करने के लिए, विषय को स्पष्ट करने के लिए, सजावट के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। चलिए जरा अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग।
कह रहा है एक शिक्षक को छात्रों के समस्याओं के प्रति क्या होना चाहिए, कि कितना अच्छा है। उदासीन, सहानुभूतिपूर्ण, कठोर, तटस्थ। तो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। कोई भी छात्र की अगर समस्या है तो उसको सहानुभूति देना चाहिए। ये नहीं कि किसी को नहीं आ रहा है तो उसको लुलवा दिए, उसको बोल दिए, उसको डांट दिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो गया। तो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, उसको सहानुभूति देना चाहिए कि बाबू कल सीख लेगा, अब बहुत अच्छा, गुड परफॉर्मेंस। ये हो गया सहानुभूति। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है 42 नंबर, कक्षा में प्रेरणा का महत्व क्या है। प्रेरणा मतलब क्या होता है जी, उसको शाबाशी देना। क्या होता है, शाबाशी देना, प्रेरित करना। तो क्या है, पढ़ाई में रुचि बढ़ाना, समय बिताना, अनुशासन तोड़ना, छात्रों को डराना। नहीं भाई, पढ़ाई में इसको क्या है, रुचि बढ़ाने के लिए। जैसे ही आप बच्चा को अच्छा प्रेरणा देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, तो उनको पढ़ाई में रुचि बढ़ जाता है। समझ में आया। आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपको हमेशा क्लास में बुलाएगा। हम खुद ट्रेनिंग में गए थे तो हमको बच्चा लोग बुलाता था। तो ये सब सारी चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को जरा बताइएगा। क्या कर रहा है, सह शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है। सह शिक्षा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सामाजिक समायोजन, अनुशासन कम करना, पढ़ाई कम करना, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से जरा जवाब दीजिए, आप लोग का इंतजार है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाना नहीं, सह शिक्षा मतलब सामाजिक समायोजन के लिए। शिक्षा का मुख्य लाभ अगर कभी भी पूछ दिया, लाभ, तो सामाजिक समायोजन। अनुशासन कम करना, पढ़ाई कम करना, ये सब कुछ भी नहीं। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग। 44 नंबर, पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य। पाठ योजना हम लोग बनाते हैं, छात्र भी बनाते हैं, शिक्षक भी बनाते हैं कि कैसे पढ़ाना है। समय बिताना नहीं भाई, व्यवस्थित शिक्षण, छात्रों को व्यस्त रखना, केवल परीक्षा की तैयारी। व्यवस्थित शिक्षण, जैसे पढ़ाना है अभी जोड़ घटाओ, अब पहले ही आप गुना सिखाने लगिएगा तो बालक को समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए पाठ योजना बनाना है कि पहले कौन चीज पढ़ाएंगे, उसके बाद कौन चीज पढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा व्यवस्थित शिक्षण। चलिए बहुत अच्छा। अगला का जवाब दीजिए आप लोग। क्या कह रहा है कि यदि छात्र प्रश्न पूछे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अनदेखा करना चाहिए, उत्तर देना चाहिए, डांटना चाहिए, कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। आप लोग इंडियन टीचर रहेंगे तो डांटने लगेंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे। लेकिन क्या करना चाहिए, उत्तर उनका देना चाहिए, उसको साथ साथ स्पष्टीकरण के साथ उत्तर देना चाहिए, ताकि बालक जो है संतुष्ट हो जाए और आपसे जुड़ जाए। ये उत्तर देना ही सिर्फ नहीं, स्पष्टीकरण के साथ, स्पष्टीकरण के साथ उसको समझ आ जाए ऐसा उत्तर देना चाहिए। समझ आने लायक उत्तर देना चाहिए। चलिए चलिए अगला का जरा बताइएगा। शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है। लोकतांत्रिक मतलब क्या है जी, लोगों का समूह, लोगों के लिए सरकार, लोगों के द्वारा एक अच्छा व्यवस्था बनाना जा रहा है, सब लोकतांत्रिक उद्देश्य आता है। समान अवसर देना, केवल प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाना, केवल परीक्षा का पक्ष पर ध्यान देना, केवल ज्ञान देना। लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या हुआ, समान अवसर देना। लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या हो गया, समान अवसर देना। लोकतंत्र का मतलब ही है सभी को समान अवसर देना। तो ये बात हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है कि समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है। सब शोर करना। देखिए समूह चर्चा ना, जिसको हम लोग डिस्कशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतियोगिता बोलते हैं, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना, वाक प्रतियोगिता, है ना। तो इसमें कह रहा है आपसे कि समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शोर करना, विचारों का आदान प्रदान, समय बिताना, परीक्षा की तैयारी करना। नहीं भाई, विचारों का आदान प्रदान करना। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन के ध्यान देते हैं। कह रहा है कि शिक्षण में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है। सजावट के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, समय बिताने के लिए, अनुशासन के लिए। तो समझ बढ़ाने के लिए, सब कोई जानता है। चित्रण में मैप हो गया, कोई पहाड़ हो गया, कोई है। कह रहा है कि एक अच्छा शिक्षक कौन होता है। अब अच्छा शिक्षक के लिए आपके पास क्या दायित्व जो मिला गया है, उसको निर्वहन करने वाला ही अच्छा शिक्षक होता है। तो उसका दायित्व क्या है भाई,
छात्रों को पढ़ाना, और छात्रों को पढ़ाना ही उसका परम कर्तव्य हो जाता है। तो ये है एक अच्छा शिक्षक का कौन सा, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? जो केवल पढ़ाता है? तो नहीं, कभी भी केवल पढ़ाने वाला नहीं हो सकता। जो प्रेरित करता है, जो दंड देता है, जो परीक्षा लेता है। देखिए, सिर्फ प्रेरित करने वाला भी नहीं हो सकता है, जो प्रेरित करता है एवं पढ़ाता है, ये दोनों आंसर होने के काम था, दोनों। अब अगर इसमें एगो को मारना है तो क्या मारिएगा? प्रेरित और मार्गदर्शन, प्रेरित और मार्गदर्शन। ये जो प्रेरित करता है, जो मार्गदर्शन देता है, जो मार्गदर्शन देता है, उसी को हम लोग एक अच्छा शिक्षक कह सकते हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ प्रेरित और मार्गदर्शन दे रहे हैं, बड़ा बड़ा डींग हाँक रहे हैं, अब पढ़ा लिखा नहीं रहे, तो वो भी अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। चलिए साथियों, अब अगला क्वेश्चन पर देखेंगे। क्या कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखा जा सकता है? डर से, दंड से, सहयोग, सहयोग से, अनदेखा करके। देखिए, डर से तो कभी भी कक्षा में अच्छा हो नहीं सकता है। कक्षा में अगर अच्छा करना है तो सहयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। किसके किसके बीच का? तो छात्र और शिक्षक का बीच का, छात्र और शिक्षक, तभी जाकर के कक्षा में अच्छा हो सकता है, समझे? नहीं तो अच्छा कक्षा कभी नहीं ऐसा हो सकता है जिसमें सिर्फ एक गो कोई चले। तो सहयोग और समझ, सहयोग और समझ से हम लोग एक अच्छा कक्षा बना सकते हैं, अनुशासन बना सकते हैं, उसमें बच्चों में एक पढ़ने का बेहतर माहौल बना सकते हैं। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि अधिगम का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, केवल पढ़ना, परीक्षा देना, रटना। देखिए आ गया ना, अधिगम मतलब होता है सीखना, और सीख करके क्या होता है? सीखना, और सीख करके क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अधिगम। उसको क्या बोलते हैं साथियों? अधिगम। अगर सीख लिए और व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये अधिगम नहीं कहलाएगा। तो इसको हम लोग अधिगम की अगर परिभाषा आपसे पूछ देगा कि अधिगम का परिभाषा क्या होता है, तो बोलिएगा कि अनुभव के कारण व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। क्या लिखिएगा? अनुभव के कारण, अनुभव के कारण, कारण व्यवहार में, व्यवहार में, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अस्थायी परिवर्तन मतलब परमानेंट। जैसे हम साइकिल चलाना सीखे तो अब हमेशा के लिए सीख लिए, पढ़ना सीखे तो हमेशा के लिए सीख लिए, अब ऐसा कभी नहीं आएगा कि हम भूल जाएंगे जब तक दिमाग सही है। तो इसी को बोलते हैं अधिगम। अनुभव के कारण व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। शॉर्ट में कोई बोलेगा तो सीखना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहे शिक्षा का आर्थिक उद्देश्य क्या है? आर्थिक उद्देश्य मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इकोनॉमिकल फंडामेंटल या इकोनॉमिकल व्यू, इकोनॉमिकल एम कि इकोनॉमिक्स को कैसे बढ़ाता है। तो इसके बारे में अगर आपसे बात करेगा तो आप बताइए जरा, इसका आर्थिक क्या है जी? तो रोजगार के अवसर बढ़ाना, केवल ज्ञान देना, परीक्षा पास कराना। तो आर्थिक अगर देखेगा तो रोजगार के लिए आजकल शिक्षा, इसीलिए कौशल के लिए। आर्थिक उद्देश्य तो यही ना है, अगर कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई एडवोकेट बन गया, तो ये सब कैसे है? शिक्षा के माध्यम से ही। तो आर्थिक उद्देश्य मतलब कि जीविका के लिए भी शिक्षा जरूरी है। आजीविका कहिए, जीविका नहीं, आजीविका मतलब जीने के लिए क्या हो गया? कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए क्या हो गया? शिक्षा लेना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
चलिए, कक्षा में विविधता को कैसे संभालना है। विविधता मतलब तो जान रहे थे कि कोई बच्चा आर्ट्स में तेज है, कोई साइंस में तेज है, कोई इंग्लिश में तेज है, कोई मैथ में तेज है, तो अनदेखा करके संभालिएगा नहीं, अलग अलग विधियों का उपयोग करके नहीं, दंड दे करके पढ़ाई बंद करना नहीं भाई, अलग अलग विधि, सब जैसा छात्र होगा वैसा विधि हम अपनाएंगे तो अपने परीक्षा में सब विविधता संभाल जाएगा। विविधता मतलब क्या है, वहाँ जानवर है नहीं, वहाँ पे अलग अलग टाइप के छात्र है, कोई मंद बुद्धि है, अलग अलग छात्र है, कोई मंद बुद्धि है, कोई तेज है, कोई धीमा है, कोई तोतला है तो कोई बैल है, तो इस सबको अलग अलग विधि से आपको उपयोग करना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कक्षा में विविधता। कक्षा जैसा अच्छा रहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। अब कक्षा में विविधता तो होना अनिवार्य ही है, कई प्रकार के बच्चा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है। तो मुख्य कर्तव्य क्या है जी, पढ़ाना, मार्गदर्शन करना, प्रेरित करना, उपयुक्त सभी, कक्षा को ध्यान देना। देखिए कक्षा का तो ध्यान देना है ही, शिक्षक कक्षा में जाएगा तो कक्षा का ध्यान देगा, लेकिन शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है, तो पढ़ाना भी है, क्या है, पढ़ाना भी है, मार्गदर्शन करना भी है, समय समय पर अगर कोई बालक आकर के नर्वस होकर के पूछे तो मार्गदर्शन करना भी, प्रेरित करना भी, उपयुक्त सभी, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है शिक्षा का मुख्य साधन क्या है। विद्यालय, परिवार, समाज, सभी, सभी से शिक्षा मिलता है। शिक्षा मतलब क्या, कई प्रकार के, विद्यालय में हम लोग पढ़ने के लिए सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, परिवार में हम लोग समाज के बारे में नॉलेज सीखते हैं, जात पात और धर्म सीखते हैं, समाज में क्या सीखते हैं, ईमानदारी, व्यवहार, ये सब सीखते हैं, भय, डर, क्रोध, मान सम्मान, इज्जत, ये सब सीखते हैं। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा। अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण क्या है। अधिगम मतलब क्या बताएं, अभी ये बताए थे कि सीखी गई अस्थाई परिवर्तन अधिगम का है। तो अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण क्या है, डर, दबाव, स्वतंत्र और सहयोग, कठोर अनुशासन, स्वतंत्रता और सहयोग, इसी को हम लोग सर्वोत्तम वातावरण कहते हैं। जब भी अगर कोई सीखता है तो इसको ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिससे कि क्या हो सके, आसानी से कोई भी चीज को सीखा जा सके। स्वतंत्र और सहयोग वातावरण सबसे अच्छा होते हैं अधिगम के लिए, नहीं तो डर से जो है कुछ दिन तक कोई चीज सीखा जा सकता है, कुछ दिन तक, ठीक है, कुछ दिन तक मात्र, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन तो एकदम नहीं। चलिए अगला 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देख लीजिए। अब आपसे 60 नंबर क्वेश्चन फिर रीजनिंग वाला है। खरा श्रृंखला को पूरा कीजिए, 5, 10 फिर 20 हो गया, मतलब ये दुगुना हो रहा है, ये दुगुना हो रहा है, ये दुगुना हो रहा है, तो ये 80 हो जाएगा, बात क्लियर। चलिए अगला, ये देखिए 7 7 49, तो 9 9 81, 7 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर 81, ये सब क्वेश्चन में दम है जी। यदि रैम को 18 लिखा जाता है, देखिए तो ये क्या है, 18 + 1 + 13, यही ना है जी, इतना को इतना लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है भाई, देखना है जरा सा जोड़ घटाव करके कि क्या हो रहा है। जोड़िए, रैम को 18 लिखा जा रहा है, तो बाकी आपसे कैट को पूछा है। तो उसी के हिसाब से देखिए जरा क्या हो रहा है, कितना बदल रहा है। अठारह, 1, 13, ठीक है, कितना हो रहा है, 18 सिर्फ लिख रहा है, ये तो ऐसा पैटर्न पर आ ही नहीं रहा है। CAT का अगर देखेंगे तो 3 + 1 + 20, तो 24 होना चाहिए, यही हो सकता है। चलिए अगला का बताइए जरा। यदि किसी
गलत भी दे दिया है। यदि सभी पुस्तकें कागज है, सभी पुस्तक कागज है, यहाँ से वेन डायग्राम बनाएंगे, पहले ऐसे बना लें, सभी पुस्तक कागज हैं, तो कागज ये हो गया, अब पुस्तक ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपसे पूछ रहा है कुछ कागज सफेद है, तो सफेद इधर हो सकता है या सफेद इसके साथ भी हो सकता है, सफेद। कोई दिक्कत? तो कह रहा निष्कर्ष में सभी पुस्तकें सफेद है, सभी पुस्तकें, पुस्तक ही न है जी, सफेद कैसे हो सकता है? कुछ यहाँ हो सकता है, कुछ, इसमें भी कुछ हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा कुछ पुस्तकें सफेद हो सकती हैं, ये बात सही है, कोई पुस्तक सफेद नहीं, गलत है। सभी पुस्तकें, चीजें पुस्तक है, ये कि गलत? चलिए बी हो गया। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा जरा। श्रृंखला पूरी कीजिए। 3 तरीके 9, 9 तिया 27, तो 27 तिया कर लीजिए। नहीं है 3 तरीके 9, तो 9 तिया 27, तो 27 तिया 70 21 8 चल दू 3 दूनी 6 8 81। चलिए अगला का जवाब दीजिए। करा अपोजिट का विलोम क्या होगा? अपोजिट का विलोम आपसे मतलब एंटोनिम पूछ रहा है, तो सेम, डिफरेंट, अगेंस्ट, नियर। देख रहे हैं ना कितना अच्छा है। सेम, सेम भी लग रहा है कि अपोजिट का उल्टा सेम। डिफरेंट मतलब अपोजिट का अलग। अगेंस्ट, अपोजिट, उसमें भी नेता लीडर में भी अगेंस्ट कहा जा सकता है कि हमारे अपोजिशन में कोई अगेंस्ट है, तो इसमें भी देख रहे हैं तीनों लग रहा होगा कि अब कौन मारेंगे, बहुत टेंशन बढ़ रहा होगा। नियर तो साफा साफी कट गया, नियर तो एकदम खत्म हो गया कि नियर का कोई मतलब नहीं रहा। तो इसका सही आंसर जो देखा जाए तो अपोजिट का ये विपरीत होता है सेम, अपोजिट का सेम, क्योंकि ये अपोजिट है। डिफरेंट कब होता? डिफरेंट कब होता? जब हम लोग तुलना करते हैं। अगेंस्ट कब होता? जब नेतागिरी में पूछा जाता, अपोजिशन रहता तो अगेंस्ट। तो ये हो गया। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए यदि ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 2 है, सी इक्वल टू 3 है, तो डी ओ जी इक्वल टू क्या होगा पूछ रहा है। तो ये हो गया 4 + 15। अब ये कितना होता है? ई एफ जी 7 है ना। 15 4 19 1 20 और 6 26 कहाँ है? हो गया। चलिए अगला का जवाब दीजिए। कह रहा है श्रृंखला 4 6, तो 2 जोड़ रहा है यहाँ, 3 जोड़ रहा है यहाँ, 4 जोड़ रहा है यहाँ, 5 जोड़ रहा है ही ना। तो 13 5 18। बहुत अच्छा सवाल था भाई। यदि ईस्ट 20 है तो वेस्ट कितना होगा? ईस्ट में 5 + 1 + 19 + 20 ये है, तो वेस्ट में क्या होना चाहिए भाई? तो ऐसा हो गया। वेस्ट में इजोटी से आप लोगों को याद होगा, तो W कितना होता है? 23 + 5 + 19 + 20 है ना। इतना सबको जोड़ लीजिए तो क्या आ जाएगा? 23 और 5 28, 28 एक में से 2 30 30 20 50, 50 और 10 60 और 60 67 होने के काम था, इसमें तो है नहीं, तो ये गलत ऑप्शन टाइप पे। चलिए अगला का जवाब दीजिएगा। कह रहा है 2 8 3, तो ये कितना है जी? ये तो बटा में कर सकते हैं हम लोग, 2/8 है, आई इक्वल टू 3/x हो जाएगा यही ना। तो 2 चौके 8, तो 4 3 12, x इक्वल टू 12, तो आंसर हो गया। चलिए अगला का जवाब दीजिए 69 का। यदि पेन 35 है तो p कितना होता है? 16 + 5 + n 14, 16 दूनी 32 और 32 और 3 35। ये तो जोड़ने पर हो रहा है, तो बुक को भी जोड़ दीजिए। बुक 2 और 15 दूनी 30 + के 11, तो कितना हो गया? 2 1 3, तो 3 और 3 1 4 43 है। 2 15 दूनी 30 के 11, के 11 ना, ई जोड़ टी, ई जोड़
टी जे के, ठीक तो है। तो ये हो गया 2, 15 दूनी 30 के 11, 11 और 2 13, तो 30 और 13, 3 1 4, 43 होना चाहिए था, 45 दे रहा है, 43 होना चाहिए। अगला का जवाब दीजिए। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। धर 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 70 का श्रृंखला पूरा कीजिए। 1 4 9, तो इसमें 3 जोड़ रहा है, इसमें 5 जोड़ रहा है, इसमें 7 तक जोड़ रहा होगा, 9 7 16, 9 6 15, हाँ तो इसमें 9 जोड़ना चाहिए या तो फिर 11 जोड़ना चाहिए। 3 5 7 9 विषम संख्या है, 20 में संख्या जोड़िए, तो 16 और 9 25। चलिए बहुत अच्छा। अगला का जवाब दीजिए। अंधकार का विलोम, अंधकार का क्या? प्रकाश, धुंध का कुहासा, रात का दिन। चलिए अगला का जवाब दीजिए जल्दी से। विनर्म का अर्थ क्या है? घमंडी, नर्म, क्रोधित, आलसी। नर्म जैसे हम एकदम नर्म, तो उसी को कहते हैं विनर्म, ठीक है। अगला का जवाब दीजिए। विद्या का पर्यायवाची क्या है? ज्ञान, धन, शक्ति, बुद्धि। विद्या का क्या है? ज्ञान। धन के तो लक्ष्मी बोला जाता है, शक्ति को तो जान ही रहे हैं, पावर। विद्या का बुद्धि, विद्या का बुद्धि भी हो सकता है। अब इसमें टेंशन बढ़ा है आप लोगों को, विद्या का बुद्धि होगा कि ज्ञान होगा? तो ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कितना लोगों को उसमें गलत मार लेगा। विद्या का ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि नहीं। अगला का जवाब देंगे। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब अपोजिट। ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होता है जी? बहादुर। अब बहादुर का उल्टा आपसे पूछ रहा है तो क्या होना चाहिए? बोल्ड नहीं, क्वाड नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं, स्मार्ट नहीं। देखिए बोल्ड तो कभी हो नहीं सकता है, बोल्ड मतलब और मजबूत कह लेगा, स्ट्रॉन्ग मतलब और मजबूत, ठीक है, स्मार्ट मतलब बहुत सुंदर, ये तो अलग हो गया। इसका क्या हो जाएगा? क्वाड, क्वाड, ठीक है। ब्रेव का उल्टा क्वाड, कायर जिसको बोलते हैं, डरपोक जिसको बोलते हैं। अगला का जवाब दीजिएगा आप लोग। करा चूज, क्या करना? चूज द करेक्ट साइनोनिम। हैप्पी का सैड, जॉयफुल, एंग्री, वीक। तो इसका क्या हो जाएगा जी? सबको जानता है, सैड तो कभी नहीं हो सकता है, सैड होगा? कभी नहीं होगा। क्या होगा? जॉयफुल। जॉयफुल मतलब कभी कभी बोला कीजिए अंग्रेजी में जॉयफुल, आई एम हैप्पी की जगह आई एम जॉयफुल। चलिए एंग्री मतलब गुस्सा, वीक मतलब कमजोर, ये सब आप लोग जानते होंगे। अगला का जवाब दीजिएगा जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन था इसका। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।